नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। नए वक्फ कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, लेकिन कलेक्टर के अधिकार पर लगाई सीमा। वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम सदस्यों की अधिकतम संख्या भी तय की। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर कल से शुरू होगी चर्चा। आज रात को यूएस के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच और उनकी टीम पहुंचेगी भारत। कल पूरे दिन द्विपक्षीय व्यापार को लेकर होगी बातचीत। बाजार में 8 दिनों की तेजी के बाद कंसोलिडेशन। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद। रियलिटी, एनर्जी, डिफेंस शेयर्स में खरीदारी। फार्मा, आईटी, ऑटो में दबाव। इस हफ्ते बाजार में आएंगे 1325 करोड़ के 6 नए आईपीओ। 12 कंपनियों की लिस्टिंग भी संभव। 17 सितंबर को अर्बन कंपनी समेत 3 कंपनियों की लिस्टिंग। नीति आयोग ने पेश किया विकसित भारत का एआई रोड मैप। एआई को अपनाकर 8% तक बढ़ाया जा सकता है जीडीपी ग्रोथ रेट। अगले 10 साल में दुनिया की इकॉनमी में $26 ट्रिलियन तक का हो सकता है एआई का योगदान। नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के दौरे के बाद बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पूर्णिया एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। राहुल गांधी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। ट्रैक्टर से पहुंचे बाढ़ग्रस्त गांव। बाढ़ पीड़ितों से भी की मुलाकात। मॉनसून की वापसी तय समय से 3 दिन पहले ही शुरू। अगले 2 से 3 दिन पंजाब, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में पूरे वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कई प्रोविजन पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब सरकार इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। तो इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं आज क्या बड़ा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है इस पूरे कानून पर? संसद ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को पारित किया था और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं की सुनवाई की और 22 मई को अपना फैसला इसके ऊपर सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के ऊपर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेयर कंडीशन में ही किसी भी जो कानून संसद से पारित हुआ उसके ऊपर रोक लग सकती है, लेकिन यहाँ पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसके कई सारे प्रोविजन है के ऊपर रोक लगा दी। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी व्यक्ति जो 5 साल से मुस्लिम समाज से जुड़ा हो वही उसकी प्रॉपर्टी ही डोनेट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य इसके ऊपर अपना मैकेनिज्म तय कर सकते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसके बोर्ड का सीईओ जो है वो मुस्लिम समाज से हो तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी डीनोटिफाई करने की कंडीशन थी, जिसमें कि नोडल अथॉरिटी की मंजूरी के बाद प्रॉपर्टी डीनोटिफाई हो सकती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऊपर भी रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई ट्राइब्यूनल या फिर हाईकोर्ट इसके ऊपर फैसला नहीं करता तब तक ये प्रॉपर्टी डीनोटिफाई नहीं होगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो नेशनल वक्फ बोर्ड है उसमें 4 नॉन मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं और जो राज्यों की जो बोर्ड्स हैं उनके अंदर 3 नॉन मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश आज पारित कर दिया, जिसके अंदर कई सारे प्रोविजन के ऊपर रोक लगा दी है, लेकिन सरकार को खुली छूट दे दी है और सरकार अब इसको लागू कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सीएम इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों से मुस्लिम समुदाय को व्यापक रूप से लाभ मिलेगा। सरकार के ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बात इतनी बिगड़नी ही नहीं चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े। हम स्टडी कर रहे हैं, जो अभी रास्ते में मैं ऑर्डर देख रहा था, उस हिसाब से
तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर भी स्थिति को नहीं आना चाहिए था कि आप बिना चर्चा किए इस तरह से एक कानून बनाते हैं जिसको फाइनली जाकर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत आती है। ये पहली बार नहीं हो रहा। साथ ही आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि फाइनल फैसला आने पर पूरी राहत मिलेगी। नहीं, हम लोगों की यही डिमांड थी कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर कम्प्लीटली स्टे हो, लेकिन अभी ये इंटरिम फैसला है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब फाइनल फैसला आएगा तो हम लोग को मज़ीद रिलीफ हासिल होगी। लेकिन आज के भी फैसले में हम ये समझते हैं एक बड़ी कामयाबी है जिसमें कि कोर्ट ने इस बात को वाज़ेह किया है कि सेक्शन 3 और 4 पर स्टे लगाया है और ये वाज़ेह किया है कि 5 ईयर का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए, और इस बात को भी वाज़ेह किया है कि जो CEO हो वक्फ बोर्ड का वो मुसलमान ही होना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो ओवर राइडिंग पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए थे किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करने के लिए, उस पर भी स्टे लगाया गया है। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट को बरकरार रखा है और मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलों को मंजूर कर लिया है। तो क्या वक्फ में सुधार से खत्म होगा अतिक्रमण और भ्रष्टाचार? आज आवाज अड्डा में इसी पर ही खास चर्चा होगी। वक्फ पर सुप्रीम फैसला जरूर देखिए शाम 7:57 पर। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। 8 दिनों की तेजी के बाद आज का बाजार कंसोलिडेशन मूड में रहा। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स का भी आंकड़ा आपको बता दें, 119 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 45 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। हालांकि वहीं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली। तो पूरा अपडेट अब लेते हैं कंचन से। तो कंचन, बताएं आज बाजार का हाल कैसा रहा? तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, पिछले हफ्ते हमने देखा था कि लगातार बाजार में हमें एक अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन आज की बात करें तो आज एक फ्लैट नोट में जाके बाजार बंद हुआ है। निफ्टी में हल्की गिरावट हमें देखने को मिली है, बट एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप आज भी इन ग्रीन बंद होने में कायम रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बाकी के स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखें तो रियलिटी पैक में अच्छी खासी तेजी थी, बिकॉज खबरों में बना हुआ है पूरा ही पैक। डिफेंस पैक अच्छा खासा आज बज में बना हुआ था। रेलवे स्टॉक्स ने अच्छी खासी तेजी दिखाई थी। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो देखिए जियो फाइनेंशियल करीब 1.25% का इजाफा, बजाज फाइनेंस, इटर्नल, अल्ट्राटेक सीमेंट आज हल्की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए, देखिए एशियन पेंट्स में आज करीबन 1.5% की गिरावट थी। सिप्ला, महिंद्रा एंड महिंद्रा और श्रीराम फाइनेंस भी आज हल्की फुल्की गिरावट के साथ बंद रहे हैं। ऑटो पैक में हमने देखा था कि पिछले हफ्ते एक तेजी का मोमेंटम था, एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला अब देखने को मिल रहा है। मिड कैप की बात करी जाए तो एसबीआई कार्ड अच्छे खासे 5.25% के गेन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, कोचिन शिपयार्ड और टाटा कम्युनिकेशन आज करीब 4.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ले तो बायोकॉन यहाँ पे करीबन 2% की गिरावट, बंधन बैंक में करीबन 0.25%, एनएमडीसी 1.5%, एस्कॉट क्यूबोटा की बात करी जाए तो करीबन 1.5% का डाउनसाइड यहाँ पे भी देखने को मिला है। लेकिन लगातार हमने पिछले सत्र से देखा था कि 8 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी इन ग्रीन जाके बंद हुआ था। 9वां ट्रेडिंग सेशन ऐसा है जहाँ पे हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। दुनिया में भारतीय बाजार का वैल्यूएशन सबसे महंगा है, ये कहना है नेपियन कैपिटल के को-फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी का। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में गौतम त्रिवेदी ने ये बात कही। फॉरेन एफपीआई जिसको हम बोलते हैं, बड़ी मात्रा में उन्होंने इंडिया में निवेश करना बंद कर दिया है। इनफैक्ट नेट $16 बिलियन इस साल जनवरी से अब तक उनका सेलिंग रहा है। इनफैक्ट अब जो एक साल 12 महीने में देखे तो करीबन $28 बिलियन का सेलिंग आया है। तो मुझे लगता नहीं कि एट दिस पॉइंट मुझे लगता नहीं कि वो वापस इतनी जल्दी आने वाले हैं। हमारे यहाँ मुझे लगता है इंडिया, जहाँ तक इंडिया मार्केट का सवाल है, 2 समस्याएं हैं। एक तो हमारा वैल्यूएशन सबसे महंगा है पूरे विश्व में, और दूसरी बात, वैल्यूएशन हमेशा महंगा रहा है, लेकिन दूसरी बात जो है वो अर्निंग स्लो डाउन की बात है कि वैल्यूएशन जब हाई रहे और महंगा रहे तो इन्वेस्टर्स भी सोचते हैं, फॉरेन बाहर के इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, चलो ठीक है वैल्यूएशन महंगा है, हिस्टोरिकली इंडिया में वैल्यूएशंस महंगे रहे हैं, लेकिन अर्निंग्स फिर भी डबल डिजिट में आ रहे हैं।
चलिए अब आपको भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर एक बड़ी खबर बता दें। इस पर जल्द ही बातचीत शुरू होगी। आज रात अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंटन लिंच और उनकी टीम भारत पहुंचेगी। खबर की डिटेल्स लेते हैं। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो आलोक, आपसे जानना चाहेंगे, कल से शुरुआत हो जाएगी, जो चीफ नेगोशिएटर है आज रात तक भारत पहुंच रहे हैं, तो कल क्या कुछ रहने की संभावना है, क्या जानकारी आपको मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, जो बातचीत अमेरिका के साथ भारत की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर लगभग रुक चुकी थी, पोस्टपोन्ड हो चुकी थी, वो अब फिर से शुरू हो गई है। और उसको लेकर जो सबसे बड़ा कदम ये हो रहा है कि जो यूएस की टीम है, वहां के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंटन लिंच के नेतृत्व में वो टीम आज रात को भारत आ रही है और कल पूरे दिन जो ट्रेड टॉक्स हैं उस पर चर्चा होगी। हालांकि मैं आपको साफ कर दूं कि जो छठा राउंड जो भारत और अमेरिका के बीच में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चल रहा था, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन उस चर्चा से पहले जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हुई थी पिछले दिनों, चाहे वो एग्रीकल्चर का मुद्दा हो, चाहे कई सारे मुद्दे थे जिनको लेकर बातचीत टूटी, उन सभी मुद्दों पर एक तरह से कह सकते हैं कि दोबारा से कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और छठे राउंड आधिकारिक तौर पर शुरू होने से पहले ये एक तरह से इसे प्री बैठक के तौर पर देखा जा सकता है। और खास बात यही होगी कि इसमें पूरे दिन चर्चा चलेगी और चर्चा के बाद तय हो सकता है कि अगला जो छठा राउंड है वो कब होगा। आपको याद होगा कि जब ये बातचीत बीच में टूट गई थी, तब अमेरिका के जो सीनेट के एक सीनियर मेंबर उन्होंने कहा था कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को अब यहां पर आना पड़ेगा, उसके बाद बातचीत आगे होगी। लेकिन आपको याद होगा कि जिस तरह से पहले ऐलान हुआ था शेड्यूल के मुताबिक कि यूएस की टीम भारत आने वाली थी, बिल्कुल उसी शेड्यूल के मुताबिक, हालांकि थोड़ी देर से, लेकिन वही टीम भारत कल आज आ रही है रात को। और कल पूरे दिन चर्चा होगी और चर्चा के बाद हो सकता है कि जितने भी बीच में जो भी गलतफहमियां या जो कह सकते हैं कि जो तलखी हुई थी, उन सभी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जिस तरह से एक्स पोस्ट पर जो आदान प्रदान हुए थे पोस्ट के, उसके बाद से एक तरह से जो कड़वाहट थी बिल्कुल खत्म हो गई थी और जो एक तरह से मिठास थी वो घुल गई थी। लिहाजा अब उसी को आगे बढ़ाने के लिए जो यूएस की टीम है वो भारत आएगी और कल पूरे दिन चर्चा होगी। अब देखना होगा कि इस चर्चा के बाद जो छठा राउंड है, जो जिस पर बातचीत अटकी हुई है, वो कब से शुरू हो पाती है। बिल्कुल, शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल का दिन काफी अहम रहने वाला है, खासतौर पर अगर हम इस पूरे द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बात करें तो। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, इस हफ्ते बाजार में 1325 करोड़ के 6 नए आईपीओ आएंगे। 3 मेन बोर्ड पर तो 3 एसएमई आईपीओ आएंगे, वहीं कुछ लिस्ट भी होंगे। तो आईपीओ मार्केट का पूरा एक्शन बता रही है कंचन नौटियाल। मार्केट में भी हमें एक अच्छा खासा धमाका इस हफ्ते जो है वो देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपने मेंशन किया, 3 मेन बोर्ड के आईपीओ हैं और 3 यहाँ पे हमें एसएमई के आईपीओ देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें 12 यहाँ पे लिस्टिंग भी जो है वो होती हुई दिखाई देगी। टोटल वैल्यू अगर देखी जाए आईपीओ जो आने वाले हैं तो वो है 1325 करोड़ की। अगर हम एक एक करके आईपीओ को समझे तो पहला जो मेन बोर्ड का आईपीओ है वो है यूरो प्रतीक सेल्स। यहाँ पे 16 से लेकर 18 सितंबर यानी कि कल से लेकर 18 तारीख तक ये जो आईपीओ है वो खुला हुआ रहेगा। इशू साइज की बात करी जाए तो 450 करोड़ का इशू साइज है और जो कंपनी है वो डेकोरेटिव के बिजनेस में इस टाइम पे कामकाज कर रही है। वीएमएस टीएमटी का आईपीओ देखा जाए तो ये भी 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक आपको मार्केट में ओपन दिखाई देगा। इशू साइज इसका करीबन 150 करोड़ का है और थर्मो मैकेनिकल के बिजनेस में कंपनी जो है वो कामकाज करती है। और आई वैल्यू इन्फो सोल्यूशन की बात करी जाए तो 18 से लेकर 22 सितंबर तक ये आईपीओ आपको मार्केट में खुला हुआ दिखाई देगा। इसका जो इशू साइज है वो 560 करोड़ का है और टेक सर्विस एग्रीगेटर जो है बेसिकली इस बिजनेस में कंपनी काम करती है। एसएमई आईपीओ की बात करी जाए तो यहाँ पे भी टेकडी, साइबर सिक्योरिटी, संपत एल्यूमिनियम, जेडी केबल्स का आपको एसएमई के अंदर आईपीओ, ये 3 आईपीओ आते हुए दिखाई देंगे। इनके भी इशू साइज आपको 40 से लेकर 50 करोड़ के बीच में देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं लिस्टिंग की। अगर लिस्टिंग की बात करी जाए तो सबसे पहले अगर हम एसएमई मेन बोर्ड की बात करें तो वहां पे अर्बन कंपनी की आपको जो लिस्टिंग है वो होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे ग्राफिक्स में थोड़ा सा इशू आपको दिखेगा, लेकिन पहला जो है वो अर्बन कंपनी है, दूसरा जो है वो देव एक्सेलरेटर है और साथ में श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र का जो लिस्टिंग है वो आपको होती हुई दिखाई देगी।
ये तो मेन बोर्ड की लिस्टिंग थी। अगर हम बात करें एसएमए लिस्टिंग की तो काफ़ी सारी कंपनी एसएमए में भी है। टोटल मैंने जैसे कि बताया कि 12 कंपनी है, जिसमें से 3 कंपनी मेन बोर्ड की है और बाकी की जो 9 कंपनीज है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रही है, ये भी आपको इस हफ्ते ही बाजार में जो है लिस्ट होती हुई दिखाई देगी। तो प्राइमरी मार्केट का जो जलवा है वो अब हमें सेकेंडरी मार्केट में भी देखने को मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं कि दिल्ली एनसीआर स्थित रियलिटी कंपनियों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। दरअसल इन कंपनियों को डबल बूस्ट मिला है। पूरी खबर बता रहे हैं यतिन मोता। मल्टीपल रीजंस है जिसके कारण आज रियल एस्टेट सेक्टर ही पूरा आज टॉप गेनिंग सेक्टोरल लिस्ट में आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छी खबर आ रही है एनसीआर से, खास करके यूपी से, जहां सरकार ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। लेकिन उसके पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेटा सेंटर कंपनियों को छूट देने का ऐलान किया है, जिसके अंदर एक ड्राफ्ट प्रपोजल ऑलरेडी न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से कंपनियों को दिया गया है। 20 साल तक टैक्स छूट देने पे यहाँ बात हो रही है। और जो एग्जिस्टिंग आईटी कंपनीज़ हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, इसके आसपास जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको लगाने पे आपको एक छूट का प्रावधान मिलता हुआ नज़र पड़ेगा। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर कंप्यूटिंग और आईटी हब के आसपास की ज़मीन देने के लिए प्रोत्साहन संभव है। ऑब्वियसली एनसीआर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लैंड पार्सल है जो डेडिकेटेडली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ हो सकते हैं, जिसके कारण रियल एस्टेट कंपनियों को फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ सकता है। बहुत सारी दिल्ली बेस्ड, एनसीआर बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज हैं जो ऑलरेडी अपना प्लान अनाउंस कर चुकी हैं और टाइप्स अनाउंस कर चुकी हैं। इसके अलावा यूपी सरकार ने हाइट के रिस्ट्रिक्शंस और एफएसआई को रिलेटेड रूल्स में बहुत ढिलाई कर दी है। इनफैक्ट अब किसी प्रकार के स्काई स्क्रैपर्स के ऊपर हाइट सीलिंग यूपी सरकार ने निकाल दी है, जिसके अंदर नोएडा के अंदर खास करके बिल्डिंग की हाइट्स अब बहुत हाई लेवल तक होती हुई नज़र पड़ेगी। एफएसआई का यूटिलाइजेशन भी बेटर आपको बनता हुआ नज़र पड़ेगा, जिसके कारण आज खास करके अनंतराज जो कि डेटा सेंटर और इनके लैंड पार्सल्स हैं दिल्ली के आसपास, डीएलएफ भी बहुत सारे आईटी कंपनियों के साथ कामकाज कर रहे हैं। नीति आयोग ने आज विकसित भारत का एआई रोड मैप पेश किया। नीति आयोग ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी कर एआई को भारत की इकॉनमी के लिए निर्णायक साधन बताया। रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाकर 8% तक जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ ही आने वाले 10 साल में दुनिया की इकॉनमी में $26 ट्रिलियन तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान हो सकता है। We will continue to be a fast-growing economy, and with AI, we will not only be the fastest, but we'll be the fastest by a mile. AI, if used correctly, used for productivity gain and used for increasing our innovation rate, it will certainly take India into the 8+% rate of growth per annum. That will certainly make India a developed economy much faster than what we were originally expecting. Almost 2/3 of the size of the economy today can be added if we use AI correctly. And what are the 3 things people said? Use it in industry, use it for training people, and use it in government. And I think that's the purpose. And we'll be coming out, we have come out with a roadmap for industry today. We will come out with a roadmap for government also very soon. We'll be coming out with a roadmap on AI for jobs and skills within another 10 days. बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें रिटेल महंगाई के बाद अगस्त में थोक महंगाई दर भी बढ़ गई है। अगस्त WPI माइनस 0.58% से बढ़कर 0.52% दर्ज की गई है। खाद्य WPI माइनस 2.15% से बढ़कर 0.21% हो गई है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट WPI की बात करें तो ये भी 2.05% से बढ़कर 2.55% हो गई है। अंडे, मांस, मछली, दूध और सब्जियों की थोक महंगाई दर में भी बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि आलू और प्याज की थोक महंगाई घटी है। इसी के साथ ही फ्यूल एंड पावर WPI भी माइनस 2.43% से घटकर माइनस 3.17% हो गई है। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मॉनसून ने अपने तय समय से 3 दिन पहले ही वापसी शुरू कर दी है। कल रात से ही मुंबई में झमाझम बारिश हो रही है और अगले 2 से 3 दिन पंजाब, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान है। इस पर मौसम विभाग के साइंटिस्ट नरेश कुमार से खास बातचीत की संवाददाता असीम मनचंदा ने। कल मानसून जो है राजस्थान के कुछ हिस्सों से हमने विड्रॉ किया है। स्पेसिफिकली ये वाला वेस्टर्न राजस्थान के हिस्से हैं जो जनरली इसका जो नॉर्मल रेट 17 है, कल 14 को ये विड्रॉ हुआ है। उसका कंडीशन यही होता है कि जैसे जहाँ सर्कुलेशन पैटर्न बनते हैं मानसून में और जब
वापस ही जाने लगती है तो एंटी साइक्लोनिक फ्लो होने लगता है, हाई प्रेशर आ जाता है 850 तक, तो क्लाउड फ्री रीजन हो जाता है, वो आप सैटेलाइट पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। तो उसके कारण जब मानसून कल वापसी हुई है, लेकिन इसके बाद आने वाले 1-2 दिनों में हमारा ये अनुमान है ये पंजाब के कुछ हिस्से भी जहाँ कवर कर सकता है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ और हिस्से भी 1 और 2 दिन में आगे रिकवर हो सकते हैं। तो इसके अलावा हमें महाराष्ट्र में, मुंबई में भारी बारिश देखने को मिल रही है, रेड अलर्ट आपने जारी किया है, क्या वजह है वहाँ पे बारिश? बेसिकली क्या था, कल तक वहाँ एक लो प्रेशर एरिया था, आज एक वो सर्कुलेशन की फॉर्म में है। जो सर्कुलेशन अभी जहाँ विदर्भा के आसपास बना हुआ है वहाँ से थोड़ा ट्रफिंग टाइप है, वो टिल्ट हो रहा है। उसके प्रभाव से क्या है कि मॉइस्चर अरवियंसी से जा रहा है, सर्कुलेशन पैटर्न बना हुआ है। तो हमारा अनुमान है कि कोंकण में और मध्य महाराष्ट्र में कहीं न कहीं एक आधी जगह आज भी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है, जिसके लिए हमने रेड अलर्ट दिया है। कल इसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, कल वेरी हैवी रेनफॉल, 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल कल भी हो सकती है। अगर आप मुंबई की बात करें, मुंबई में भी वेरी हैवी होने का आज अनुमान है, हैवी वेरी हैवी, कल से इसमें भी कमी आ जाएगी। तो सर अगले 3 से 4 दिन तक बारिश होती रहेगी या कमी कल से आनी शुरू हो जाएगी? देखिए ओवरऑल बारिश ये है कि 3 दिन तक रहेगी। आज सबसे ज्यादा है, कल उसमें कमी पाई जाएगी, परसों उसमें और थोड़ी कमी हो जाएगी। अब बात चुनावी राज्य बिहार की। बिहार में अब चुनावी रण दूर नहीं है, लेकिन टिकटों का बंटवारा अभी तक किसी भी गठबंधन में नहीं हो पाया है। दोनों ही गठबंधन, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया, इसे लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर महाभारत की स्थिति बनी हुई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि आज महागठबंधन की होने वाली बैठक को टाल दिया गया है। इस बैठक में तेजस्वी समेत महागठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले थे, लेकिन अब इस बैठक को टाल दिया गया है। वहीं इससे पहले आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के अपने ही विधानसभा क्षेत्र में बुलाए सम्मेलन में आरजेडी के एक भी नेता नहीं पहुंचे थे। दरअसल 13 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने औरंगाबाद के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलन की थी, जिसमें आमंत्रण के बाद एक भी आरजेडी कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर नाराजगी बताई जा रही है। बताया यह भी गया है कि आज उसी जगह पर आरजेडी का सम्मेलन होने जा रहा है। इससे पहले बिहार में एक रैली में तेजस्वी ने बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। और इस बार 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे कांटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछार हो, जय घाट हो, आप लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, तो आगे ले जाने का काम करेगा। इसके अलावा आपको बता दें, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर टेंशन बढ़ सकती है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि फॉर्मूले के मुताबिक भाजपा और जेडीयू 205 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, जबकि सहयोगी 3 दलों को 38 सीटों में ही निपटाना है। इनमें चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपीआर को 18 से 20 सीटें मिलनी है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम और साथ ही जीतन राम मांझी के हमको 9 सीटें या फिर 10 सीटें दी जा सकती है। जीतन राम मांझी 20 सीटों पर अड़े हुए हैं। गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 15 से 20 सीटें नहीं मिलती हैं तो उनके पास 2 विकल्प है, या तो एनडीए के साथ चट्टान की तरह खड़े रहना या फिर 100 सीटों पर चुनाव लड़ना। मांझी ने यह भी साफ किया कि वो एनडीए में अलग होने के मूड में भी नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी को मान्यता दिलाना उनका लक्ष्य है। हम 100 सीट पर लड़ें, हर सीट पर 10,000, 5,000, 20,000 वोट ला के 6% वोट हम ले आवे, तब मान्यता प्राप्त हो सकती है। वो तो लास्ट विकल्प है, जिसकी संभावना नहीं है। मैं समझता हूँ कि एनडीए के लोग जितना हमको प्रतिष्ठा देते हैं, और जब हम मांग ऐसा कर दिया है, तो हमको बिहार विधानसभा में मान्यता प्राप्त होने तक के जो सीट होगी, उतना सीट जीतने लायक हमको सीट मिलेगी। राहुल गांधी आज पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने सुबह 9:30 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचकर घोनेवाल और माछीवाल गांव में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। साथ ही राहुल गांधी ने डूबी फसलों और टूटे घरों का जायजा भी लिया और पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, साथ ही मदद का भी भरोसा दिलाया। अमृतसर के बाद राहुल गांधी गुरदासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रैक्टर से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। झारखंड के हजारीबाग जिले के गोरहोड थाना इलाके के पनितरी
जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली सहदेव सोरेन समेत 3 टॉप माओवादी मारे गए हैं। मारे गए अन्य नक्सलियों में 25 लाख के इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम और 10 लाख के इनामी बिरसेन गंजू शामिल हैं। सहदेव सोरेन लंबे समय से पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 AK-47 राइफल भी बरामद की है। दिल्ली के छावनी मेट्रो स्टेशन के पास BMW कार की टक्कर में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई। उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है और उन्होंने FIR में आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर पास के अस्पताल की बजाय 22 किलोमीटर दूर ले जाया गया। नवजोत की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बार बार पास के अस्पताल में भर्ती करवाने की गुहार लगाई थी, लेकिन कार चला रही गगनप्रीत ने उनकी कोई भी बात नहीं मानी। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर समय पर अस्पताल पहुंचाया जाता तो नवजोत की जान बच सकती थी। पुलिस ने महिला और उसके पति के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। हाल ही में एक रिसर्च में ये पुष्टि हुई है कि पति पत्नी का मेंटल हेल्थ एक दूसरे से जुड़ा होता है। एक की बीमारी दूसरे की बीमारी बन सकती है। क्या है पति पत्नी का मेंटल हेल्थ कनेक्शन? इसी पर आज कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा होगी। शाम 5:57 पर जरूर देखिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।